अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हाँ, ये हमारा पार्ट 2 है जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम अरबिक 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में वो नहीं देखा है, तो आप वो जाकर पहले देखें, उसके बाद इसको आकर देखें। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमने ऐलान किया था कि हम सब्जेक्टिव पार्ट को शुरू कर रहे हैं, तो वो कोर्स हमने कैंसिल कर दिया और शायद अब नहीं भी हो पाएगा। इसलिए आप फ़ोन वगैरह करना बंद करें और आपको जो चीज़ें जानना है तो यहाँ पर जामिया के अंदर जो जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 20 जून को है, यानी आपके पास अभी 25 दिन है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम होता है, ठीक है, इस टाइम में लोग आसानी से निकाल लेते हैं एग्ज़ाम। ये जामिया का उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है हकीकत में वो आपके लिए बगैर तैयारी के निकल सकता है। लेकिन अब पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, कोरोना में भी फिर बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं तो वो वीक नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, वरना उतना हार्ड एग्ज़ाम जामिया का है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली। इसी तरीके से यहाँ पर 60 सीट्स होती हैं और आप ओबीसी से हैं या फिर जो भी हों तो आप 65 और 70 का टारगेट बना के चलें। 70 का टारगेट बना के चलें कि 100 में से 70 नंबर लेके आना। मैंने बताया था 40-45 नंबर आपको सब्जेक्टिव में लाना है और इसी तरीके से 25-30 नंबर आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलाना है, तब इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल। इससे पहले 20 क्वेश्चन में 2 किताबों का या एक किताब का नाम पूछा जा चुका है और मैंने किताबों का बताया कि हिंट में भी कुछ किताबों का तस्करा है, या इसी तरीके से कुछ किताबों पे नोट्स भी बने हुए हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। काफ़ी नोट्स मैंने अभी शेयर किए हैं, तो उनको जाके देखें। जीके वर्ल्ड है, आप सर्च क्यों नहीं करते, लिंक क्यों मांगते हैं? जो चीज़ मिल सकती है सर्च करने से, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया डालेंगे बहुत कुछ आ जाएगा, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक मांगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से देख लें, मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसकी फाइल्स में जाके वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिए। तो ये वॉर एंड पीस जो है, ये किताब किसकी है? वॉर एंड पीस जो किसकी किताब है? तो वॉर एंड पीस जो किताब है लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। किसकी? लियो टॉल्स्टॉय की किताब है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन से समझाना चाहूँगा, या आगे आने वाले क्वेश्चन में भी करूँगा। यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस की, जब इनको ऑप्शंस में दिया हुआ है तो हो सकता है अगली बार एंटोन शिकोव की किताब को पूछ लें, निकोलाई गोगोल की किताब को पूछ लें, कार्ल मार्क्स की किताब को पूछ लें। तो क्या हमें इनके बारे में सर्च नहीं करना चाहिए? तो सही जवाब क्या है? वॉर एंड पीस। बिल्कुल हमको देखना चाहिए और हमें चारों ऑप्शन पर बहस करना चाहिए। यही होता है PYQs को पढ़ने का तरीका। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने इन चारों ऑप्शंस पर काम कर लिया, आपके पास 6 साल के क्वेश्चन हैं और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 240 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर 240 क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन पे आपने गौर किया और उसको डिटेल से हल किया, जैसे मैं आज हल कराऊंगा, तब इंशाल्लाह 60 से 70% तैयारी तो आपकी PYQ से ही हो जाएगी। समझ रहे हैं? 60 से 70% तैयारी आपकी PYQ से हो जाएगी। कैसे करना है आप देखिए। तो जो लियो टॉल्स्टॉय हैं, ये आपके रशियन ऑथर हैं। लिख लेना जितना भी आज मैं पढ़ाऊंगा, ये कौन है? आपके रशियन ऑथर हैं। इसी तरीके से उसके बाद बात करें कार्ल मार्क्स की, ये मार्क्सिज्म जो है उसके मशहूर बंदे समझे जाते हैं। तो ये जर्मन फिलोसफर हैं। कार्ल मार्क्स कौन है? जर्मन फिलोसफर हैं। और इनकी 2 मशहूर किताबें हैं। नंबर एक इनकी एक किताब है मैनिफेस्टो, ठीक है, मैनिफेस्टो। और इसी तरीके से इनकी दूसरी किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल, के से आता है कैपिटल इनकी किताब में, कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। ये जर्मन फिलोसफर है। तो एक इनकी 2 किताबें मशहूर हो गई। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटोन शिको की। तो एंटोन शिको कौन है? ये आपके रशिया के कहाँ के हैं? रशिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कातिबो किस्सा कसीरा, ठीक है, कातिबो किस्सा कसीरा शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं रशिया के। और इसी तरीके से इनकी मशहूर किताबों को देखने की कोशिश करें तो एंटोन शिको की एक मशहूर किताब है अबाउट लव। ये किताब का नाम है अबाउट लव, ठीक है, अबाउट लव। उसके बाद इनकी है दूसरी किताब द मैन इन केस, एक और इनकी मशहूर किताब है, ठीक है। तीसरी मशहूर किताब है इनकी माइजरी, ठीक है, माइजरी जो है। ये 3 मशहूर किताबें इनकी लिखेंगे, अबाउट लव, फिर उसके बाद द मैन इन केस ये है, फिर उसके बाद माइजरी, ये 3 किताबें। फिर उसके बाद आपके हैं निकोलाई गोगोल, ये भी आपके रशियन नॉवलिस्ट हैं, ठीक है, रिवायुन रूसियुन, रशिया के नॉवलिस्ट हैं। इनकी किताबें क्या हैं? इनकी एक मशहूर किताब है डेड सोल्स, यानी मरी हुई रूहें, ठीक है, अल-अरवाह अल-मय्यिता कह सकते हैं इसको, अल-अरवाह अल-मय्यिता। फिर उसके बाद इनकी द नोज़ एक किताब है, द नोज़, नाक, अल-अनफ, ठीक है, द नोज़ करके एक किताब है इनकी। फिर उसके बाद तीसरी किताब है इनकी द ओवरकोट, ये याद करना,
जब इनका ऑप्शन में आया तो इनकी किताबें पूछी जा सकती हैं, जब उनके भाई लियो टॉल्स्टॉय की पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेम अ पोएट इन अरबिक लिटरेचर हु वाज ब्लाइंड, एक ऐसे बंदे का नाम बताइए नीचे से जो अंधे थे, अरबिक लिटरेचर में जो अंधे थे। ठीक है, अरबिक लिटरेचर में मैं वीडियो दे दूंगा, मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह एग्जाम से पहले वीडियो दे दूंगा, ये नहीं कल दे दूंगा, ऐसा मत समझिए कीजिए जब मैं कहूँ। ठीक है, एग्जाम से पहले दे दूंगा, अभी मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन थे आपके, तो इनमें से आपके अल-मुअर्री जो हैं अंधे थे। ठीक है, बशार इब्न बुर्द अंधे थे, अंधे की बात कर रहे हैं। तहा हुसैन अंधे थे। ठीक है, तहा हुसैन अंधे थे। तो बड़े बड़े नाम ये हैं, और आखिर में हसन वो आएगा नहीं। ठीक है, तो अल-मुतनब्बी के बारे में यहाँ पर देखें, ये भी आपके शाम के हैं, ये तीनों शाम के हैं, शाम के शुआरा हैं। और ख़ास बात क्या है, ये चारों असर अब्बासी के हैं। कौन से? अब्बासी पीरियड के हैं चारों। अब्बासी पीरियड कब से शुरू होता है? 132 हिजरी से। कब से शुरू होता है? 132 से। और ये चारों जो हैं आपके अब्बासी पीरियड से हैं। कौन है? चारों अब्बासी पीरियड से हैं। अगर इनको तरतीबवार लगाएंगे तो पहले पे अबू नवास आएंगे, दूसरे पर अबू तमाम आएंगे। ठीक है, तीसरे पर आपके मुअर्री आएंगे, तीसरे पर आपके मुतनब्बी आएंगे, और चौथे पर मुअर्री आएंगे, मतलब इनकी डेट के हिसाब से। और आपको मैं बता नहीं रहा, तो मैंने क्या बोला कि चारों असर अब्बासी से, ये एक पॉइंट लिख लेना, ऐसे भी सिंपल सवाल आपके उसमें आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मुतनब्बी की बात करें तो मुतनब्बी जो हैं ये प्राइड ऑफ द अरबिक लिटरेचर समझे जाते हैं, अरबी अदब के मफखरा समझे जाते हैं, यानी फ़ख्र, अजूबा एक समझे जाते हैं। ठीक है, क्या समझे जाते हैं? अजूबा समझे जाते हैं मुतनब्बी। बाकी इनकी शायरी का टॉपिक क्या है? तो इनकी शायरी का टॉपिक जो है मैं कह सकता हूँ अल हिकमा। क्या है? अल हिकमा, जिसको हम विजडम कह सकते हैं। ठीक है, अल विजडम। और इसी तरीके से अल फलसफा, जिसको फ़िलॉसफी कह सकते हैं, ये इनकी उसमें आया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इनकी शायरी प्राइड की भी है, मतलब फ़ख्र की भी शायरी है इनकी। किसकी है? प्राइड की, मतलब फ़ख्र की शायरी भी है इनकी। ठीक है, फिर उसके बाद अबू तम्माम, जिनका नाम क्या है? हबीब बिन औस। हबीब बिन औस, इनका नाम याद करेंगे। मुतनब्बी का भी नाम याद करेंगे, अबू तीब अहमद बिन उल हुसैन। ठीक है, अल-मुअर्री, ये अंधे थे। अबू नवास, ये जो हैं शायरुल खुमरियात हैं, मतलब शराब के मुतालिक शायरी करने वाले हैं। किसके मुतालिक? शराब के मुतालिक शायरी करने वाले हैं। ये मोटी मोटी डिटेल है, बाकी अगर वीडियो बनाई तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद महमूद दरवीश वाज़ अ पोएट फ्रॉम, अब यहाँ पर भी लिखना, मैं कुछ लिखाऊंगा आपको। महमूद दरवीश जो हैं ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? मुझे लगता है महमूद दरवेश से ये रिपीटेटिव है, इससे पहले भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है महमूद दरवेश से। तो महमूद दरवेश जो है आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनांचे अगर फ़लस्तीन के शुआरा को मैं लिखवाना चाहूँ तो आप लिख लेना, फ़लस्तीन से आपके एक ताल्लुक़ रखते हैं महमूद दरवेश। ठीक है, बड़ा नाम है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं फदवा तौकान का नाम लिख सकते हैं, फदवा तौकान का नाम लिख सकते हैं। ये 2 नाम आपके लिए काफ़ी हैं जो आपके फ़िलिस्तीनियों से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नाम बड़े नाम हैं। क्या नाम है? ये बड़े नाम है। फिर उसके बाद इराक़ से अगर कुछ लिखना चाहें तो इराक़ से मैं लिखवा देता हूँ। इराक़ से एक नाम लिख लेना नाज़िकुल मलाइका का, नाज़िकुल मलाइका का। दूसरा लिख लेना बदर शाकिर सय्याब का, बदर शाकिर सय्याब का। तीसरा लिख लेना जमील सदक़ी ज़हावी का। ठीक है, और चौथा लिख लेना मारूफ़ अर्रसाफ़ी का। ये 4 नाम लिख लेना, मारूफ़ अर्रसाफ़ी। ठीक है, नाज़िकुल मलाइका, बदर शाकिर सय्याब, जमील सदक़ी ज़हावी, मारूफ़ अर्रसाफ़ी, ये 4 नाम लिख लेना, आपके इराक़ के मारूफ़ हैं। ठीक है, सीरिया से आपको नाम लिखना हो तो सीरिया से आप लिख लेंगे, नंबर 1 सीरिया से एक नाम लिखना उमर अबू रीशा। ठीक है, उमर अबू रीशा, नज़ार क़ुब्बानी। ठीक है, ये शुआरा में से हो गए। इसी तरीके से अदनवीस का नाम भी लिख सकते हैं, अदनवीस का तीसरे नंबर पर। और हन्ना मीना, ये रिवाई हैं, ये नॉवलिस्ट हैं, हन्ना मीना। ये 4 नाम यहाँ से सीरिया से लिख लेना, ये 4 नाम आपके सीरिया से लिख लेना। उसके बाद आप देखेंगे इजिप्ट से किस किस को लिखेंगे। इजिप्ट से तो बहुत हैं, लेकिन मशहूर नाम मैं बता दूंगा आपको। इजिप्ट से आपके नजीब महफूज का नाम लिख लेना। किसका? पहले तो ऊपर से लेता हूँ मैं थोड़ा सा। एक बारूदी हैं, बहुत मशहूर है बारूदी। ठीक है, बारूदी हैं। अहमद शौकी हैं, सब लिख लेना। हाफिज़ इब्राहीम है, कौन है? हाफिज़ इब्राहीम है। ठीक है, ये कुछ बड़े नाम लिख लेना। क्या हो गया? अलबारूदी, अहमद शौकी, हाफिज़ इब्राहीम। ये तो शुआरा में से हो गए, ये 3 शुआरा हैं। ये कौन है? 3 बड़े शुआरा हैं ये। ठीक है, ये 3 बड़े शुआरा हैं। इसी तरीके से आप लिख लेना मनफलूती का नाम लिख लेना, आपने ज़रूर सुना होगा इनका नाम, मनफलूती का नाम लिख लेना। इसी तरीके से यूसुफ़ इदरीस का नाम लिख लेना। ठीक है, यूसुफ़ इदरीस, ये 2 नाम यहाँ से लिख लेना। फिर उसके बाद आप लिख लेना नजीब महफूज़ का नाम। ठीक है, नजीब महफूज़ का नाम, नजीब कीलानी का नाम, ये मिस्र से हैं, मिस्र से हैं, नजीब कीलानी का नाम लिख लेना। ठीक है,
और इसी तरीके से आप लिख लेना ताहा हुसैन का नाम। किसका नाम? ताहा हुसैन का नाम। ये भी मशहूर नाम है, मशहूर बंदे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और बंदे हैं तौफीक अल हकीम करके। कौन करके? तौफीक अल हकीम करके, इनका नाम लिख लेना। अब यहाँ पर एक और मुल्क का नाम नहीं है, लबनान जहाँ से ज़्यादा होते हैं, लबनान करके, उनके मैं बता देता हूँ, लबनानीस करके। तो लबनानी में से आप लिख लें, एक तो लिख लें जुबरान खलील जुबरान को, जुबरान खलील जुबरान को, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे आप खलील मतरान को, ठीक है, खलील मतरान को, ये लबनान से लिख लेंगे खलील मतरान को, ठीक है, इनका नाम हो गया एक। एक और नाम लिखें आप मीखाइल नुआइमा। किसका नाम लिख लें आप? मीखाइल नुआइमा का नाम लिख लें। इसी तरीके से एक और नाम है मारून अन-नक्काश करके, मारून अन-नक्काश करके। ये 4 नाम जो बताए मैंने, जुबरान खलील जुबरान, खलील मतरान, मीखाइल नुआइमा, मारून अन-नक्काश, ये 4 नाम आप लिख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी हैं, मोर देन इनफ हैं जो आप इतने याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन पे बड़ी गुस्सा आई मुझे, भाई साहब ये जिसने बनाया, ठीक है चले, मैं मेरी बात पहुंच गई तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ये जीके से ताल्लुक, ठीक है, जीके हर चीज़ को जीके बोल सकते हो आप, जनरल मालूमात। भाई साहब आप किताबें लिखते हो, आपको किताबें लिखने का शौक है, आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप तर्जुमे कर रहे हो, अपनी अदबी किताबें लिख रहे हो, तो उर्दू से इंग्लिश से जो भी तर्जुमा कर रहे हो, तो ये मतलब थोड़ी है कि आप अपनी नॉलेज को यहाँ पे बच्चों से पूछ लोगे। ISBN का जो अब नंबर होता है 2007 से, वो कब कितने माने जाते हैं, पहले कितने होते थे, तो सही जवाब क्या होगा? 13। सही जवाब तो होगा 13, कि 13 नंबर आज का जो बुक का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो बुक का नंबर होता है ना, कोई भी किताब लिखी होती है, मेरे सामने भी एक किताब रखी हुई है, इसका नंबर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, ISBN नंबर, ठीक है, 1 2 5 और बिल्कुल 6, ठीक है, 5, ठीक है, इसके 13 नंबर है। कितने नंबर है? 13 नंबर है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो सही जवाब होगा 13 नंबर। और इससे पहले 2007 से पहले जो नंबर होते थे वो 10 होते थे। तो ये सवाल भाई साहब आप किताबें वगैरह लिखते हो, ये आपका सवाल है, आपसे पूछा जाना चाहिए, बच्चों से मत पूछो। गलत है यार, ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछ लो, कुछ भी एग्जाम में डाल दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद द नेशनल एपिक ऑफ ईरान शाहनामा वाज रिटन बाय। तो शाहनामा जो है किसके जरिए लिखी गई? तो शाहनामा जो है आपका फिरदौसी के जरिए लिखी गई। किसके जरिए? फिरदौसी के ज़रिए लिखी गई। बाकी यहाँ पर उमर ख़य्याम का नाम लिखा हुआ है, तो उमर ख़य्याम, इनकी रुबाइयात तो ख़य्याम मशहूर है, रुबाइयात तो ख़य्याम। देखें एक काम करना, मैंने ठीक है PYQs हल कराए हैं, लेकिन आप अपने से भी हल करना। जो इंसान अपने से हल करता है ना, वो नॉलेज की बात अलग ही होती है, दूसरों से लेने की वो बात नहीं होती, ठीक है। जो इंसान खुद निकालेगा उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 6 साल के PYQs मुझे जहाँ तक याद है, 6 या 5 साल के PYQs आपके पास मौजूद हैं। एक एक क्वेश्चन पे ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, इस तरीके की डिटेल निकालने की कोशिश करिए। और जो नॉलेज होगी, अगर आपने ऐसा कर लिया 240 क्वेश्चन के साथ, तब इंशाल्लाह आपकी 60 से 70% तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उमर ख़य्याम को देख लो, इनकी 1 2 मशहूर किताब मिले उसको याद कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हाफिज़ कौन है? तो हाफिज़ इब्राहीम होंगे शायद, हाफिज़ इब्राहीम, जिनके बारे में मैंने बताया। इनका एक कसीदा है अल-लुग़ा अल-अरबिय्या, इनका एक कसीदतुल उमरिया, ठीक है, एक कसीदतुल दानिशवा। थोड़ा डिटेल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा डिटेल हो रही है। फिर उसके बाद बैरूनी जो है, बैरूनी को जानते होंगे, इनका नाम याद करेंगे। इनका नाम उर्दू वाले तो याद करते हैं, उर्दू अपने एग्जाम में। बाकी इनकी एक किताब है किताबुल हिंद करके, किताबुल हिंद, हालांकि उसका नाम तहक़ीक़ माल हिंद मिन मक़ूलतिन मरज़ूलतिन कुछ करके है, लेकिन किताबुल हिंद से मशहूर है, किताबुल हिंद से मशहूर है। बैरूनी की किताब है, किसकी? बैरूनी की किताब है। फिर उसके बाद इनकी एक और किताब है बैरूनी की, अल क़ानून अल मसऊदी, अल क़ानून अल मसऊदी, इनकी एक और किताब है, इसको भी लिख लेंगे और याद करेंगे। फिर उसके बाद द बुक एंड इरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो एक ये बुक किसकी है जो 2016 में निकली है? तो ये बुक है आपकी शशि थरूर की। ये किसकी बुक है? ये बुक है आपकी शशि थरूर की। और मैं बताऊंगा शशि थरूर ने तकरीबन दो तीन किताबें जो ब्रिटिश एम्पायर के मुतालिक लिखी हैं, और इस किताब की वजह से शशि थरूर जो बड़ा नाम है, आप रोज़ाना पढ़ते होंगे इंग्लिश के उसमें भी, और फिर इंडिया में किस तरीके की पॉलिटिक्स इनका है, ठीक है, और बाहर भी किस तरीके से अमेरिकन सीनेट में रह के आए हैं, ठीक है, वहाँ के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या के साथ राज्यसभा मेंबर थे, उस तरह से कुछ थे। तो शशि थरूर क्या है, 2019 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इस किताब की बुनियाद पे। कब मिला है? 2019 में शशि थरूर को। शशि थरूर की और किताबें देखने की कोशिश करें, तो शशि थरूर की और किताबें हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इनकी किताबों के जल्दी से नाम लिख लीजिए, और इन्हीं किताबों के नाम अरिहंट में भी हैं, मुझे पता है, अक्सर के बल्कि और है इनग्लोरियस एम्पायर, ठीक है, और कुछ है। नंबर 1 पहली किताब तो ये हो गई, एन एरा ऑफ डार्कनेस आ गई। दूसरी किताब लिखें इनग्लोरियस एम्पायर, मतलब इसी ताल्लुक से है, यही खतरनाक एम्पायर, ठीक है, इसका हो गया।
फिर उसके बाद दूसरा नंबर लिखें प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुतालिक से तीसरी किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी के ताल्लुक से तीसरी किताब है। फिर उसके बाद चौथी किताब लिखेंगे द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इस किताब को लिखें, ठीक है, ये चौथी हो गई। पांचवी किताब लिखें मैं हिंदू क्यों हूं, वाई एम ए हिंदू, आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, 2018 में निकली। फिर उसके बाद तीसरी किताब, दूसरी किताब हिंदू के ताल्लुक से, पांचवी किताब इनकी लिखेंगे द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन। 5 किताबें मैंने शशि थरूर की निकाल दी, और शशि थरूर की किताबें अगर पूछेंगे तो इससे आगे जा नहीं सकते वो, ठीक है। ये हो गया शशि थरूर। अब देखें भाई साहब, अमर्त्य सेन भाई को पढ़ेंगे, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। क्यों बड़ा नाम है? नोबेल प्राइज की वजह से। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1998 में। नोबेल पुरस्कार पे मैंने शायद वीडियो बना चुका हूं, आप पीडीएफ वगैरह भी टहलते हैं तो नोबेल पुरस्कार वाली भी वीडियो देख लेना। तो नोबेल पुरस्कार 2 तरीके से देखना है। एक पुरस्कार इंडिया में कितने मिले, मुझे लगता है 9, 10, 12, अभी मुझे नहीं कुछ पता, ठीक है, उस टाइम जहन में था, तो इतने अवार्ड मिले हैं। और इसी तरीके से अरब नहीं बल्कि मुसलमानों को कितने अवार्ड मिले हैं, उसकी पीडीएफ भी किसी ने तैयार कराई है, और मेरे चैनल पे या कहीं पे घूमती होगी, वो पीडीएफ देखा करें। जिस टेलीग्राम में जुड़े ना आप, जिस भी टेलीग्राम पे, उसकी फाइल्स को जाके देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। और जिसमें फाइल्स ना हो उस ग्रुप को छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है उस ग्रुप का। जहां पे आपको पीडीएफ मिलती है, अच्छी पीडीएफ मिलती है, उसको जोड़ें, ठीक है। जैसे AICUP का कोई है, या इसी तरीके से वो तैयारी कराते थे जामिया JNU, इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करके, उनको उनसे जुड़ जाएं। इनके टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल पे 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो ऑफिशियल वाला है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, और द जनरल नॉलेज करके है, बल्कि GK वर्ल्ड करके है, उससे जुड़ जाएं, बहुत कुछ फाइल मिलेंगी आपको, तो वो तैयार करना है आपको। अमर्त्य सेन को मिला है आपको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1998 में। कब मिला है? 1998 में। एक और पॉइंट की बात क्या है कि इनको अगले ही साल भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था आपको, भारत रत्न की वीडियो मेरी मौजूद है, मैंने बताया था कि एक और बंदा है जिनको 1800 माना, कब मिला उनको? 1998 में मिला इनको नोबेल पुरस्कार, और 1999 में इनको मिल गया भारत रत्न, यानी अगले ही साल भारत रत्न मिल गया। तो ऐसा एक और बंदा बताओ, बंदी है शायद, ठीक है, ऐसा एक और बंदा बताओ जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला इस साल, अगले ही साल भारत रत्न मिल गया। एक बंदे का नाम लिख देना जल्दी से कमेंट में, ठीक है, जल्दी से कमेंट में लिख देना। अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में मिला है। अब मेरा एक और सवाल है, अब यहां पर इकोनॉमिक्स में इंडिया में एक और नोबेल पुरस्कार आया, जल्दी आया, बल्कि जो लास्ट वाला नोबेल पुरस्कार था वो इकोनॉमिक्स में ही आया है। जल्दी बताना वो किसको मिला है और कब मिला है। ये 2 सवाल आपके हो गए, इन 2 सवालों का नाम आपको लिखना है, ठीक है। बाकी यहां पर देखें, अमर्त्य सेन चूंकि इकोनॉमिक के बंदे हैं, इनकी किताबें उसी तरीके की होंगी। चुनांचे इनकी काफी किताबें, लेकिन 2-3 किताबें मैं लेके आया हूं। नंबर 1 लिखिएगा आप, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ठीक है, एज फ्रीडम, एक हो गई। दूसरी द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, इस किताब को लिख लेना, द आइडिया ऑफ जस्टिस। फिर उसके बाद होम इन द वर्ल्ड, तीसरी किताब होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, होम इन द वर्ल्ड। ये 3 किताबें इनकी हो गई, इनको याद कर लेना। फिर उसके बाद तस्लीमा नसरीन, जो कंट्रोवर्शियल जो फिगर है इंडिया के अंदर है, बांग्लादेश, ठीक है, तस्लीमा नसरीन, इनकी किताब एक है शेम, शेम। इस किताब में लिखा कैसे बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान मेजोरिटी इलाके में हिंदू फैमिली के साथ गलत व्यवहार किया गया, उस पर लिखा शेम, ठीक है। दूसरी अभी 2002 में किताब निकली फ्रेंच लव के नाम से, ये नॉवेल हो सकती है, नाम से लगता है फ्रेंच लव, प्यार यानी फ्रेंच मोहब्बत, ठीक है। फिर उसके बाद माई गर्लहुड, गर्लहुड, माई जब चाइल्डहुड होता है ना, तो ऐसे ही गर्लहुड इन्होंने लिखा, गर्लहुड। ये 3 किताबें इनकी लिख लेना, तस्लीमा नसरीन की। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। इस तरीके से देखना होता है। हाउ मेनी कंट्रीज स्पीक अरबिक एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी कंट्रीज जो है एज ऑफिशियल लैंग्वेज आपका ये बोलती हैं, ठीक है, आपका पहला फर्स्ट लैंग्वेज बोलती हैं। तो कितनी कंट्रीज हैं आपकी? 22 कंट्रीज है, 22 अरबिक कंट्रीज हैं। इसी तरीके से 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी अरबिक सेकंड लैंग्वेज है। वो कौन सी है? नंबर 1 इसराइल है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनकी इसराइल, और दूसरी है चैड, चैड, ठीक है, अफ्रीका का मुल्क है चैड, और शायद मुसलमान है, ठीक है। पहली लैंग्वेज इनकी फ्रेंच है, और इनकी अबरानी है इसराइलियों की, और दूसरी इनकी इस तरीके से। और यहाँ से भी सवाल पूछे जा चुके हैं कि पहली इसकी वैसी है और दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है चैड की, तो इतना लिख लेना। व्हाट आर द 3 लॉन्ग वॉवेल्स
इन अरबिक अल्फ़ाबेट, ये अरबिक के ताल्लुक से है, जो आता है कि अरबिक के ताल्लुक से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसमें से 3 लॉन्ग वॉवेल्स क्या हैं, तो वो है अलिफ, या, वा। अलिफ से ज़्यादा खिंचता है, या से भी ज़्यादा खिंचता है, ई, वा, ऊ। तो ये हो गए लॉन्ग वॉवेल्स। तो 6 वॉवेल्स होते हैं, 3 लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं और 3 शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं, 3 शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं। तो 3 शॉर्ट वॉवेल्स कौन से होते हैं, फतरा, फतहा, कसरा, दम्मा, ये शॉर्ट वॉवेल्स हैं। ये 3 शॉर्ट वॉवेल्स हैं। कौन से हैं वो, फतहा, कसरा, दम्मा। इस ज़िम्न में अगर आपको किताबें पढ़ना हो तो नसीम साहब की, जो अभी जामिया में टीचर है, उनकी एक किताब है कुछ ट्रांसलेशन करके, वो किताब पढ़ सकते हैं। या इसी तरीके से बेसिक एक किताब है वली अख्तर साहब की, ठीक है, वली अख्तर साहब की बेसिक किताब है, वहाँ पे ये नॉलेज मिल सकती है। आप इन दोनों किताबों को मंगा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों किताबों को मंगा सकते हैं, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरीके से आगे हम देखेंगे वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ इसरो। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। इसरो मशहूर है, आपको पता होना चाहिए। इसरो क्या है, आई से इंडियन, एस से स्पेस, ठीक है, उसके बाद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है। और ये आपकी कब बनी है, 1969 में। कब बनी है, 1969 में। ये क्या हो गया, इसरो, ये इंडिया का स्पेस सेंटर है। बाकी यूएसए का, या नेशनल यूएसए का स्पेस सेंटर क्या है, उसका नाम है नासा। यूएसए का, ये यूएसए का नासा। ये नासा कब बना है, नासा बना है 1958 में। तो जो यूएसए का वो पहले बना है, हमारा 11 साल बाद बना है। इंडिया वाला इसरो जो है वो 11 साल बाद बना है, 1969 में। और जो यूएसए वाला है वो कब बना है, 1958 में। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, एंड स्पेस, ठीक है, इसको याद करेंगे, ठीक है, एंड स्पेस। इस तरीके से आप इसको नासा की फुल फॉर्म को याद करेंगे, देख लीजिएगा 1958 में बना है। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर याद करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एज अ फेमस बुक रिटन इन 1988। जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो किताब है, फेमस बुक है, वो किसकी है, वो बुक है आपकी स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग की, इनकी पिक्चर वगैरह देखना, काफ़ी माजूर थे, ठीक है, मतलब डिसेबल्ड थे काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा काम करके गए हैं कि मौजूदा रिसेंटली जो बड़ा नाम है, जैसे मतलब आइंस्टाइन की तरह जिसको देखा जाता है, तो वो स्टीफन हॉकिंग है, और बहुत बड़ा काम किया है। तो स्टीफन हॉकिंग की एक किताब जो है आपकी, एक किताब क्या है इनकी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और भी इनकी बहुत सारी किताबें, लेकिन वो केमिस्ट्री टाइप की हैं, जिसकी वजह से मैं उनका नाम नहीं लेके आया हूँ, लेकिन 1-2 किताब का नाम लेकर आया हूँ, वो आप देखना। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किताब हो गई, और दूसरी किताब इनकी है माई ब्रीफ हिस्ट्री। हो सकता है बायोग्राफी लिखी हो इसमें अपने बारे में, माई ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, इसको आपने याद करना, माई ब्रीफ हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर हम देखें, बाकी मैंने और सबको नहीं देखने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर एक और नाम है मशहूर, बस जेके रोलिंग करके, जिनका एक मशहूर ड्रामा या मशहूर सिराज है हैरी पॉटर करके, वो उसको आप जरूर देखेंगे, क्या है, हैरी पॉटर करके। बाकी इनकी एक और किताब है जेके रोलिंग की, द कैजुअल वैकेंसी, द कैजुअल वैकेंसी, इस किताब को भी याद करेंगे, द कैजुअल वैकेंसी इनकी एक और मशहूर किताब है। फिरोज शाह तुगलक कौन थे, तो ये मिडिवल हिस्ट्री का है। मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ लेना आप, चाहे रिहेंट से पढ़ लेना, हालांकि रिहेंट में ये वाला जवाब नहीं मिलेगा, रिहेंट में ये वाला जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री पे एक वीडियो देख लीजिए, मिडिवल हिस्ट्री पे ऑफ इंडिया पे एक वीडियो देख लीजिए, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे एक वीडियो देख लीजिए, उस तरह की वीडियो। क्योंकि और लेवल की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, जहाँ पे लक़ब बताए जाते हैं, जहाँ पे इस तरीके के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा ये इस सवाल का जवाब ना तो आपको रिसेंट में मिलेगा, ना रिहेंट में मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना, वीडियो देख लीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री पे एक कोई वीडियो देख लें, मुझे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, अपने उस पर कम्युनिटी पे लगा दूंगा, चैनल की या ग्रुप है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो मिलेगी आपको, देखूंगा। तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा बहुत देख लेना, कि आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ दिल्ली सल्तनत के कौन कौन थे, मुगल में से कौन थे, तुगलक कौन से थे, खिलजी खानदान कौन कौन से हुकूमतें मिडिवल हिस्ट्री में आई, एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन सी जगह मशहूर हैं, थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, स्टोन एज का टाइम क्या है, वैदिक लिटरेचर का टाइम क्या है, ठीक है, मौर्यन पीरियड का टाइम क्या है, मॉडर्न मौर्यन पीरियड का टाइम क्या है, गुप्ता पीरियड कब था, ठीक है। उसके बाद और कुछ जो खानदान है थोड़ा सा देख लेना। और एक वीडियो मैंने अभी जल्दी से शेयर की है एंशियंट हिस्ट्री पे, जहाँ पे उन्होंने पूरी थीम नाल बताई है कि पहले स्टोन एज था, फिर उसके बाद स्टोन एज कब से कब तक रहा, स्टोन एज भी 2 रहे, पुराने पत्थर का ज़माना, बीच के पत्थर का ज़माना, फिर नए पत्थर का ज़माना, फिर उसके बाद जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है कब, 2700 BC के आसपास, 2700 BC के, फिर उसके बाद 2700 BC से ये आपके 1500 BC से तक चलती है, 16 से 1500 BC तक चलती है। फिर आपके किसकी, वैदिक लिटरेचर की शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है, वैदिक लिटरेचर की शुरुआत होती है, जो वैदिक लिटरेचर 1500 BC से लेके 500 BC तक तकरीबन 1000 तक चलता है। तो 1500 से 500 ऊपर का वाला जो अर्ली वैदिक एज कहलाता है, बाद वाला, और इसी टाइम पे वैदिक लिटरेचर वगैरह लिखे गए, जो 4 वेद हैं, ठीक है।
जो 4 ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, ये 4 वेद इस टाइम पे कंपाइल किए गए। फिर उसी टाइम पे 600 बीसी के आसपास जो है महाजनपदाद होते थे, महाजनपद होते थे, और इसी टाइम पे 600-500 बीसी के आसपास बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत होती है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, संगम लिटरेचर इसी टाइम पे था, उसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मौर्यन पीरियड की शुरुआत, यहीं से थोड़े से आगे जाके मौर्यन पीरियड की शुरुआत हो जाती है, पोस्ट मौर्यन पीरियड की शुरुआत हो जाती है, फिर गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो जाती है। गुप्ता पीरियड का इख्तिताम जब होता है तो थोड़ा सा और होता है, हर्षवर्धन वगैरह आते हैं, तो गुप्ता पीरियड के इख्तिताम के बाद मीडिवल पीरियड की शुरुआत हो जाती है, और मीडियल पीरियड जो है आपका 750 से खत्म हो जाता है। और इसी टाइम पे तकरीबन 700 या 633 या 620 के आसपास इस्लाम का ओरिजिन होता है या इस्लाम की नशत होती है, तो उसको आप देखेंगे। फिर उसके बाद मीडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है, तो अर्ली मीडिवल पीरियड आता है, जहां पर आप कहते हैं अर्ली मीडिवल पीरियड को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अर्ली मीडिवल पीरियड, हालांकि अंग्रेज बांटते हैं, अर्ली मीडिवल पीरियड में किसने, हिंदुओं ने हुकूमत की, फिर उसके बाद मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर उसके बाद जो है आखिर में अंग्रेज आने लगे थे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है, दिल्ली सल्तनत कब से 1200 लेके 1500 कब तक चलती है। फिर उसके बाद मुगल आते हैं, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी बीच में कौन कौन से खानदान आते हैं, तुगलक आते हैं, खिलजी आते हैं, ठीक है, सैयद आते हैं, लोधी आते हैं, तो उनके लिए वीडियो देख लेना। एक वीडियो थी, किसी ने देखी थी, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आपको बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ताल्लुक से भी कुछ जानना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से बड़े नाम है जो अंग्रेजों के हैं, या फिर इंडिया के कौन कौन से बड़े नाम है, तो वो आप ये 2, 3, 4 वीडियो जरूर देख लेना, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसी तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लियर है? तो मैंने जवाब नहीं दिया, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका तुर्किश से ताल्लुक रखते थे, इनकी असल तुर्की थी। ठीक है, असल तुर्की थी। द हेड क्वार्टर्स ऑफ ओपेक, इसका तो मैंने वीडियो बनाई थी भाई साहब। ओपेक का हेड क्वार्टर क्या है? ओपेक की पहली फॉर्म देख लें। ओपेक मतलब पहले तो समझें ओपेक क्या है। ओपेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जिनके यहां तेल ज्यादा निकलता है। यहां तक कि आया कि 40% तेल इन्हीं कंट्री के पास मौजूद है, पूरा जो तेल है, जो पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, तो पेट्रोलियर तेल निकालने वाली कंट्रीज का एक मजमुआ है, जिसको हम नाम में भी देखेंगे। तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल निकालने वाली, ठीक है, पेट्रोल निकालने वाली कंट्रीज का एक मजमुआ। मुनज़्ज़मतुद्दुवल अल मुसद्दरा लिल पेट्रोल, ठीक है, ऐसे आता है अरबी में, मुनज़्ज़मतुद्दुवल अल मुसद्दरा लिल पेट्रोल, पेट्रोल निकालने वाली, पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर वेना, ऑस्ट्रिया में है। जो वेना एक जगह है, वेना, ठीक है, वेना नामी एक जगह है ऑस्ट्रिया में, इसका हेडक्वार्टर वहां पर है। हालांकि आप खास बात यह है कि ऑस्ट्रिया इसका ओपेक का जो है, ओपेक का मेंबर नहीं है, फिर भी वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वो होता है, कुछ स्ट्रेटेजिक वजह होती है, वहां पे डाल देते हैं दूसरी जगह हेडक्वार्टर। इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 13 हैं। ओपेक वाली वीडियो देख लेना, मैंने बनाई थी ओपेक पे वीडियो। ठीक है, 13 में कब बनी है ये? कब बनी है ये? आपके 1960 में बनी है। कब बनी है? 1960 में। कब बनी है? 1960 में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे सिर्फ 5 थे, जिसमें से 5 कौन से थे? ईरान, याद हो जाएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया, और आखिर में एक था वेनेजुएला। 5 फाउंडिंग मेंबर थे। इसी तरीके से बाद में मैं कह सकता हूं कि तकरीबन, मतलब इस 13 में से तकरीबन 11 या 12 तो समझें कि आप ये अरब कंट्रीज हैं। ठीक है, 11, 12 या 10 जो है अरब कंट्रीज हैं। तो ओपेक की जो वीडियो मैंने बनाई उसको देख सकते हैं। फाओ इज एन एजेंसी ऑफ, फाओ क्या है? फाओ किसकी एजेंसी है, किसके अंडर में काम करती है? तो फाओ के आप फुल फॉर्म देखें तो फाओ की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका यूनेस्को के अंडर में काम करती है। किसके अंडर में काम करती है? यूनेस्को के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो फाओ कब बनी है? फाओ को देखें, फाओ कब बनी है? 1945 में बनी है, इतना लिख लेना। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? रोम और इटली में, रोम के इटली में। ठीक है, और किसके अंडर में काम करती है? यूनेस्को के अंडर में काम करती है। उसके बाद यूएनए को देखने की कोशिश करें तो यूएनए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके 1945 में बनी है, 24 अक्टूबर, इसको देख लेना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और ये बस इतना याद करें, बाकी एक और चीज़ है लेकिन मैं उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको छोड़ रहा हूं मैं। यूनेस्को है अगला। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूएन से तो यूनाइटेड नेशन, ई से क्या आएगा? एजुकेशनल, एस से क्या आएगा? साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करें, और ओ से तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो गया, फिर 3 ही तो याद करना है ना, एजुकेशनल। मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये मेरे भी डिफिकल्ट हो जाता है, याद नहीं हो पाता है। तो क्या करें, 6 है ना ये टोटल। यूनेस्को, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन, ओ से तो ऑर्गेनाइजेशन, 3 ही तो रह गए। तो 3 जब रह गए, 3 कौन से रह गए आपके? ESC, तो ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चरल। खत्म बात, सिंपल। ठीक है, तो यूनेस्को का आप याद करेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी पेरिस में बनी है। कहां पर बनी है?
बल्कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस के फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का जो पेरिस है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और 1945 में ये भी बनी है। कब बनी है? 1945 में आपकी ये भी बनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर है यूनिसेफ। यूनिसेफ का ताल्लुक बस देख लें कि बच्चों के ताल्लुक से, थोड़ा सा ये मतलब मोटे तौर पर आपके जहन में घुस जाना चाहिए कि बच्चों के ताल्लुक से थोड़ा सा ये कह सकते हैं, ये एजुकेशनल है, ये प्रोग्राम वगैरह कराती है, यूनेस्को हेरिटेज वगैरह मतलब अदबी लिटरेरी इस तरह के काम करती है। और यूनिसेफ की बात करें तो बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की तालीम, इस पे काम करना चाहती है, ठीक है। तो इसका देखें यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन। अब देखें क्या याद करना है, एफ से फंड हो गया, फंड तो याद करना यूनिसेफ। या फिर आप जो है थोड़ा सा और देखें यहां यूनी को देखें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इतना तो हो गया। बस सेफ तो याद करना है, सेफ याद करेंगे तो सेफ ऐसे याद हो गया, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सेफ को याद करिए बस, सेफ यूनिसेफ। सेफ का क्या होगा? चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बाकी यूनी का क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। सेफ का क्या होगा? चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये कब बनी है? ये आपकी बनी है 1940 में। इसका भी हेडक्वार्टर जैसे न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस में है। बाकी आखिर में डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आपने कोरोना के टाइम पे काफी सुना होगा। ये कब बनी है? 1948 में। कब बनी है? 1948 में। तो यूएनओ 1945 में, और यूनेस्को 1945 में, यूनिसेफ 1946 में, और डब्ल्यूएचओ जो है डब्ल्यूएचओ कब बनी है? डब्ल्यूएचओ बनी है आपका 1948 में, और एफएओ बनी है 1960 में, ठीक है। एफएओ बनी 1945 में। तो ये तीन 1945 में बनी है, यूनिसेफ 1946 में और डब्ल्यूएचओ 1948 में। पांच का तस्करा है ना, पांच का तस्करा है, उसमें से तीन यूएनओ, यूनेस्को और फाओ 1945 में, यूनिसेफ 1946 में और डब्ल्यूएचओ आपका 1948 में, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद थियोक्रेसी, ये है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब आपके होते हैं ना पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी होती है आपका, ठीक है, अलग अलग होता है। तो थ्योरेक्रेसी क्या है? थ्योरेक्रेसी एक गवर्नमेंट है जहां पर डिक्टेटर काम करता है, नहीं। जहां पर सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सिविल होते हैं, पीपल सोसाइटी होती है, नहीं। बल्कि वहां पर जो मजहबी रहनुमा होता है वो हुकूमत चलाता है, वो हुकूमत गवर्न करता है। इसको थियोक्रेसी बोलते हैं। इसको याद करेंगे थोड़ा पॉलिटिकल से। सवाल तो हर कहीं से पूछा है, कहीं से पूछा है। जो जीएस के होते हैं ना, जो आपका साइंस होता है, साइंस से भी क्वेश्चन होगा, आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होगा, आपका पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, हर जगह से क्वेश्चन बनने की कोशिश करते हैं ये। फिर उसके बाद जनरल जो ज्योग्राफी है वहां से भी, तो इनको पढ़ लेना। रिहेंट में अच्छा दिया हुआ है, रिहेंट को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। आगे से जहां तक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करिएगा। बाकी अगर तुक लगा तो इंशाल्लाह जो हिस्ट्री पे तो मैंने पूरी वीडियो बना दी, मैंने हिस्ट्री पे तो देख लें आप, मेडिवल हिस्ट्री पे पूरी वीडियो बना दी। बाकी ज्योग्राफी एक इंट्रोडक्शन पूरा मैं दे दूंगा, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी का जितना ओवरऑल आपको याद करना चाहिए, इकोनॉमिक का, पॉलिटी का, इसका कुछ मैं देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी पॉलिटी पे भी कुछ वीडियो बनाई है अलग अलग तरीके से, फंडामेंटल राइट्स पे बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बनाई है, और भी वीडियो है वो आपको देख लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट एन अरब सिटी? अरब सिटी इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मूसिल तो अरब सिटी है क्योंकि इराक के अंदर है। फिर उसके बाद अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया जिसको बोलते हैं, ये आपका मिस्र के अंदर है। कासाब्लांका काफ़ी मशहूर जगह है, ठीक है, जो तो आपके मोरक्को के अंदर है। मोरक्को एक अरब सिटी है, अरब मुल्क है, यानी मगरिब के अंदर है। बल्कि जो अबिडजान है ना, ये नहीं है, क्योंकि अबिडजान कहाँ पर है? अबिडजान वेस्ट अफ्रीका के एक है, कोस्टलोवेर, ऐसे अजीब सा नाम है, ठीक है, कोस्टलोवेर, ठीक है। वहाँ पर जो अबिडजान है, तो अबिडजान जो है अरब सिटी नहीं है। थोड़ा सा इसका मतलब पता चला कि जो अरब कंट्रीज़ है ना, 22 अरब कंट्रीज़, उनकी अरब सिटीज़ भी देख लेना कि जैसे सऊदिया की है, मिसाल के तौर पे सऊदिया की जो सिटीज़ हैं, मक्का, मदीना, ठीक है, दम्माम है, ताइफ है, अहसा है, ठीक है, हुफूफ है, और भी मतलब बहुत सारे हाइल है, ठीक है। तो जितने भी मशहूर मिंतका हैं, शायद 13 मिंतका हैं, तो उनको याद करें। इस्कंदरिया के जो मिंतका हैं उनको याद करें, ठीक है। कुवैत में कौन कौन से हैं, दोहा के कौन कौन से हैं, बहरीन के कौन कौन से हैं, जैसे फ़लस्तीन के हम बहुत सारे जानते हैं, सूरिया के हल्ब जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं। तो मतलब जो एक क्या याद करना है आपको, क्या आपको टॉपिक मिला कि जो 22 अरब कंट्रीज़ हैं ना, उनके जो सिटीज़ हैं, उनके जो मशहूर सिटीज़ याद कर लेना भाई साहब। क्योंकि यहाँ पर देखें, ये मूसिल जो है इराक़ का मशहूर है, जैसे इराक़ के मशहूर है, बगदाद है। इराक़ के कौन कौन से मशहूर है? बगदाद है, बसरा है, कूफा है, साथ में मूसिल है। इसकी तरीके से और भी काफ़ी हैं, नजफ़ है, ठीक है। फिर कासाब्लांका मगरिब का मशहूर है, कासाब्लांका दारुल बैज़ा है। फिर यहाँ पर कासाब्लांका है, अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे मशहूर हैं,
काहिरा मशहूर है, कैरो मशहूर है आपका मिस्र का, अलस्किंद्रिया मशहूर है, सईद मशहूर है, आस्यूत मशहूर है, ठीक है, दैरूत मशहूर है, ठीक है, बहुत सारे मशहूर है। तो उनको मुहाफ़ज़ा शर्क़िया मशहूर है। तो इस तरीके से क्या पता चला इस सवाल के ज़रिए से कि जो अरब के मशहूर कंट्री, अरब जो 22 अरब कंट्रीज़ हैं, उन 22 अरब कंट्रीज़ में जो मशहूर सिटी है वो आपको मालूम होना चाहिए। बताएं क्या इंडिया की मशहूर कंट्रीज़ आपको, मशहूर सिटी आपको नहीं मालूम होना चाहिए? दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, क्या आपको नहीं मालूम होना चाहिए मालूम। इसी तरीके से पाकिस्तान की कराची है, पेशावर है, लाहौर है, ठीक है, इसी तरीके से और बलूचिस्तान वगैरह, ये आपको नहीं मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो गोया कि सवाल यहाँ से बनता है और इसको आप तैयार करिएगा, ठीक है, करिएगा तैयार भाई साहब। बाकी अरबी में इस तरीके की हमारी वीडियो है, वो देखना हो तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सवाल देखें, ये काफ़ी डिफिकल्ट लगा होगा बच्चों को, लेकिन इसमें देखें अगर आपको क्वेश्चन हल करने आता हो ना, मैं क्या समझता हूं सर, पढ़ना या मेहनती होना, किसी के जहन को किसी को याद हो जाना काफ़ी नहीं है। कुछ अलग बंदे होते हैं जिनको एग्जाम सॉल्व करना आते हैं। व्हाट आर की प्लोग, ठीक है, आर्किप्लोग, वो कौन सा आर्किप्लोग है? आर्किप्लोग होते हैं आइलैंड कंट्री, आइलैंड कंट्री को बोलते हैं आइलैंड कंट्री। आइलैंड किसको बोलते हैं? चारों तरफ से जिसके पानी हो, ठीक है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जिसके 3 तरफ से पानी हो। जजीरा जिसको बोलते हैं। आइलैंड किसको बोलते हैं? उसको जजीरा नुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजीरा। आइलैंड किसको बोलते हैं? वो होता है आपका जिसके चारों तरफ से पानी हो। तो वो कौन सा आइलैंड है? आर्किप्लोग माने कौन सा आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन और मोजम्बिक चैनल के दरमियान है। ये तो चलो ज्योग्राफी के हिसाब से इसका प्लेस बताई है कहां पर। तो आप फंस जाएंगे यार, ये क्या सवाल पूछ लिया, और अक्सर बच्चे गलत करके आए होंगे। मेंबर ऑफ द अरब लीग, वो अरब लीग का मेंबर है, सबसे अहम चीज, मेंबर ऑफ अरब लीग। एंड अरबिक एंड फ्रेंच एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसकी अरबिक और फ्रेंच जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बताएं, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को छोड़ें, वो फंसा देगी आपको कि आर्किप्लोग का माना भी आपको पता ना होगा जो मैंने बताया, इंडियन ओशियन एंड मोजम्बिक का भी माना आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप बताएं भाई साहब, क्या मेंबर ऑफ अरब लीग, अरब लीग के कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर हैं। सवाल यहीं से बन जाता है बस। इसीलिए मैंने बोला कि एक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला माइंड ही अलग होता है, वो नहीं फंसेगा। क्या आर्किप्लोग है भाई, छोड़ो, मुझे मिल रहा है कि मेंबर ऑफ लीग है, तो क्या श्रीलंका अरब लीग का मेंबर है? मालदीव अरब लीग का मेंबर है? ये मदगास्कर जो है अरब लीग का मेंबर है? नहीं, खत्म सब। सिर्फ कोमोरोस है, जज़ीरुल कमर, जिसकी राजधानी मोरूनी है। फिर उसके बाद अगर आपको देखना हो, अरबी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? श्रीलंका की नहीं, मालदीव की नहीं, मदगास्कर की नहीं, ठीक है। तो यहां से पॉइंट मिलते हैं, ऐसे ही हल करना होते हैं। आप पहले में फंस गए यार, ये क्या पूछ लिया, लेकिन आपने आगे जो लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ अरब लीग, इस पर गौर ही नहीं किया। भाई साहब इन पे भी गौर करो, छोटी छोटी। तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पूरा घुस के पढ़ लो, अंदर जाके पढ़ लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, बाद में हल कर लेना। बाकी ऊपर का क्या है, तो आर्किप्लोग मैंने बताया चारों तरफ से पानी घिरे हुए होता है। जैसे हमारे इंडिया में लक्षद्वीप हैं जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, या इसी तरीके से अंडमान निकोबार हैं, ये आइलैंड्स हैं क्योंकि पानी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इन्हीं को बोला जाता है। श्रीलंका भी पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये भी आइलैंड कंट्री है। मालदीव भी आइलैंड कंट्री है, फिर मदगास्कर भी आइलैंड कंट्री है। तो अब ये श्रीलंका वगैरह तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर देखें इंडियन ओशियन यहाँ पर है, इंडियन ओशियन यहाँ पर है, और मोजम्बिक चैनल यहाँ पर है, और अफ्रीका यहाँ पर है, ये अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पर मोजम्बिक चैनल है, और यहाँ पर बीच में जाके कोमोरोस है, यहाँ बीच में जाके कोमोरोस है। तो गोया कि इंडियन ओशियन और मोजम्बिक के दरमियान में क्या आया? कोमोरोस आया। अब मदगास्कर भी इसी में वाक़ है, जैसे यहाँ पर मोजम्बिक चैनल है, रास्ता गुजर रहा है, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर कोमोरोस है, और यहाँ पर थोड़ा सा मदगास्कर है, मदगास्कर। तो मदगास्कर भी बीच में आ रहा है पहली लाइन के मुताबिक, लेकिन दूसरी लाइन जो आती है कि मेंबर ऑफ अरब लीग, वो नहीं आता है। यानी अगर सिर्फ इतना कहें कि जो इंडियन ओशियन और मोजम्बिक चैनल के दरमियान में जो आर्किप्लोग है वो कौन सा है, तो कोमोरोस और मदगास्कर दोनों आएंगे। लेकिन जो अगला है कि मेंबर ऑफ अरब लीग, इसमें मदगास्कर नहीं आएगा। अरबिक एंड फ्रेंच एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें मदगास्कर नहीं आएगा। तो असल तो क्वेश्चन नीचे ही वाला था, असल क्वेश्चन तो नीचे ही वाला था। तो सही जवाब क्या होगा इसका? कोमोरोस, जिसको हम जज़ीरुल कमर बोलते हैं, जज़ीरुल कमर, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड डिक्शनरी, कई बार आता है, 3-4 बार आ चुका होगा, तो याद रख लेना। इसका सही जवाब जो होगा वो कामूस होगा, कामूस, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका कामूस होगा। फिर उसके बाद आप याद करेंगे पोर्ट सईद एन इंपॉर्टेंट शिपिंग पोर्ट इज इन, ठीक है। पोर्ट सईद जो है, पोर्ट सईद, अब देखें इसके बारे में अगला सवाल, एक आध दो सवाल और हैं, उससे पता चलेगा। जो सईद नामी बंदरगाह है, बंदरगाह पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है, एन इंपॉर्टेंट शिपिंग पोर्ट है, शिपिंग पोर्ट है, वो कहाँ पर है? इजिप्ट के अंदर है। एक सवाल ये हो गया। अगला सवाल और एक देखते हैं।
ये क्या पूछा, पोर्ट के बारे में पूछा गया। तो हम कैसे इंडियन पोर्ट के बारे में देखते हैं कि इंडियन में कौन कौन से मशहूर पोर्ट हैं। ठीक है, आपका विशाखापट्टनम में है, तो पट्टनम माने पोर्ट ही होता है, विशाखापट्टनम है, या इसी तरीके से कौन कौन से इंडिया में मशहूर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है। ठीक है, जो मतलब जहाँ पे जहाज़ वगैरह शिपिंग होती है। इसी तरीके से हम वो देखते हैं कि कहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जहाँ पे हवाई जहाज़ मशहूर कौन से हैं, इंदिरा गांधी है, आपका हैदराबाद में है, दिल्ली में है, कौन कौन सा मशहूर है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, या इसी तरीके से अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पहाड़ के ताल्लुक से। देखें किसके ताल्लुक से, पहाड़ के ताल्लुक से है। मैं बताऊंगा दोनों को मिला के। तो जबलन नबी शुआइब जो है हाईएस्ट माउंटेन है शिबिल जजीरा अरबिया में, इन अरबिक पेनिनसुला में सबसे बड़ा है। ये कहां पर मौजूद है, यमन के अंदर मौजूद है। यमन के अंदर जबलन नबी शुआइब जो है सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पहाड़ है। ठीक है, तो अब क्या पता चला इन दोनों सवालों से, जिस तरीके से इससे पहले मैंने बताया कि जो अरब कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड है, उसके ताल्लुक से आपको करंट अफेयर तो जानना ही है। जैसे यूएई के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स के मुतालिक, ये बल्कि सऊदी अरबिया का था। या इसी तरीके से मार्स मिशन के ताल्लुक से यूएई का पूछा गया था। एक आध सवाल और था, वो फिलिस्तीन वाला सवाल पूछा गया, फिलिस्तीन और इसराइल की जंग हुई। तो अरब के ताल्लुक से करंट अफेयर को भी तैयार करना है। दूसरे नंबर पर जो जीके होती है, जो स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, मतलब जो हो चुकी है, बस जैसे हम इंडिया का याद करते हैं कि वो सबसे बड़ा पहाड़ है, वो सबसे बड़ी दरिया है, वो सबसे बड़ा पोर्ट है, वो सबसे बड़ा आपका एयरपोर्ट है। तो इस तरीके से आपको अरब का भी याद करना है, एज अ होल, एज अ अरब वर्ल्ड के अरब का भी याद करना है, या फिर आपका अरबियन पेनिनसुला का भी याद करना है। समझ में आई बात? जो बात मैंने बताई, आप कहीं से भी तैयार करें, वो आपका है, आपकी सिरदर्दी। थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा कि सबसे बड़ा पहाड़, थोड़ा सर्च करने की आदत डालिए। जो खुद से पढ़ते हैं वो ज्यादा याद होता है, दूसरे का पढ़ाया हुआ वीडियो देखने से उतना ज्यादा याद नहीं होता है। अब देखें, ये तीसरा ग्रामर से सवाल है, इससे ताल्लुक से मौसूल सिगत का भी सवाल पूछा गया था, और इससे पहले एक और सवाल पूछा गया था, ठीक है, मुब्तदा खबर के ताल्लुक से। अब यहां पर जो है इन्होंने बताया द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस। अरबी में जो जुमला होता है स्टैंडर्ड अरबिक में, अरबिक फुसहा में, जो सही फॉर्म क्या होता है, तो पहले क्या आता है, कतबल कातिबो, ठीक है, या अकल हामिदुन अत्ताम, हामिद ने खाना खाया, असल फॉर्म तो यही है। हाँ, अकल हामिदुन अत्ताम, तो पहले कौन आएगा, पहले वर्ब आएगा, पहले कौन सा आएगा, वर्ब आएगा। तो यहां पर देखिए पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, फिर हामिदुन आएगा, सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो असल फॉर्म यही है, तो इसका सही जवाब होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ग्रामर के तीनों इजी क्वेश्चन थे। तो इस बार ग्रामर के भी 3 क्वेश्चन डाल दिए, अरबिक करंट अफेयर से भी डाल दिया, अरबिक वर्ल्ड के ताल्लुक से, अरबिक वर्ल्ड के जो स्टैटिक जीके है, जैसे पोर्ट सईद के बारे में पूछा गया, या फिर जबल नबी शुआइब के बारे में पूछा गया। इस तरीके की चीज़ें भी तैयार करने की कोशिश करिएगा ताकि आप कामयाब हो सकें, और मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, डरिए मत। बाकी जितनी भी मदद हो सकेगी मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।